चलो अभी हम लोग को थायराइड ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ना है वो है पैराथायराइड। कौन सा ग्लैंड होता है? पैराथायराइड। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है उसका नाम है पैराथायरॉइड। चलो देखना है यहाँ पे ध्यान से, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो उसका पोजीशन थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है, ठीक है। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट नीचे कहाँ प्रेजेंट होता है? पीछे। मतलब हमारे फ्रंट पे क्या है, ये दोनों साइड में क्या है, फ्रंट के दोनों साइड में थायराइड के दो लोब्स हैं, दो पार्ट बताया जाता है। उन दोनों लोब्स में पीछे के साइड में हर एक लोब में, जैसे मान लो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो विंड पाइप हो गया और विंड पाइप के दोनों साइड में ये लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गए। अब ये लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को पीछे पलट के जब देखोगे, इसको अगर पलट दो और देखोगे तो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स में एक एक पेयर में ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट हुआ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक है। पीछे के साइड में, बैक साइड में थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में दो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मतलब नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है ना, 2 पेयर्स और 4, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं या फिर 2 पेयर्स कह सकते हो। ये दोनों, ये चारों के चारों ग्लैंड, हर एक लोब में 2 ग्लैंड, यानी 2 लोब में कितने ग्लैंड हो गए? 4। क्लियर? इनका लोकेशन क्या है? नेक रीजन, थायराइड के लोब्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन तुम्हें पता चल गया। लोकेशन हमको बेसिकली लोकेशन, उनका हार्मोन और उसके बाद उनका वर्क क्या, फंक्शन क्या है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड दीजिए। लोकेशन कहाँ पे है? नेक रीजन, बैक साइड, नेक रीजन में बैक साइड, ठीक है। one pair in each lobe of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में एक पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अभी देखो इसके बाद कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? हार्मोन का नाम है पीटीएच। क्या रिलीज करता है बेटा? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? पैराथायराइड हार्मोन, नाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हार्मोन का नाम। अभी देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, ध्यान से समझना फंक्शन क्या है। देखो जो पैराथायराइड हार्मोन है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। ध्यान से समझना, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। अभी ध्यान से समझो, अगर पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल सिक्रीट हुआ, कितना सिक्रीट हुआ बेटा? नॉर्मल सिक्रीट हुआ, तो जो कैल्शियम लेवल है हमारे ब्लड के अंदर वो क्या होगा? नॉर्मल, ठीक है। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया, अगर हाइपर सेक्रेशन हो गया पैराथायराइड हार्मोन का, तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम जो लेवल होगा ब्लड के अंदर वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब सुनो ध्यान, हमारे बॉडी में कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से? सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन, पहला तो हमारा बोन, मैक्सिमम कैल्शियम आयन कहाँ प्रेजेंट? हमारे बोन्स में। दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है किडनी। क्या बेटा? किडनी में फिल्ट्रेशन होता रहता है और वाटर जो हम पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है और मिनरल वाटर में कैल्शियम भी एक मिनरल है, ठीक है ना। तो दूसरा सोर्स क्या है? हमारे किडनी है। एंड तीसरा सोर्स जो है वो हमारा इंटेस्टाइन। क्या बेटा? इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है और जो हमारे फूड हैं, जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं उसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो ये 3 सोर्सेज हैं। अब देखना ध्यान से, मैंने ये कहा कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन हुआ तो कैल्शियम आयन का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ब्लड में लेवल बढ़ेगा कैल्शियम आयन का, तो आएगा कहाँ से? या तो बोन से, या फिर किडनी से, या फिर इंटेस्टाइन, और कोई सोर्स तो है नहीं। और कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो इन 3 चीजों से आएगा, ठीक है। जो किडनी से जो आता है कैल्शियम वो बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है,
इंटेस्टाइन से जो आता है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। मैक्सिमम जो हाइपर सेक्रेशन के टाइम पे जो कैल्शियम लेवल बढ़ता है वो कैल्शियम आता है कहाँ से बेटा? बोन से। कहाँ से आता है? बोन से। तो बोन से जब कैल्शियम, अब समझो यहाँ से मान लो ये बोन है हमारा कोई, इस बोन में ये कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट है, पूरा बोन कैल्शियम से ही तो बना है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट इसी से तो बना है, तो कैल्शियम आया ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ से कैल्शियम निकला, कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। कहाँ पे चला गया? ब्लड के अंदर। तो जैसे यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, यहाँ पे कोई वैकेंसी खाली होगी, यहाँ से एटम निकल रहा है, तो एटम जहाँ से निकले वहाँ पे पोर बनेगा, यहाँ से कैल्शियम निकला और पोर बना, कैल्शियम निकला और पोर बना, कैल्शियम निकला और पोर बना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हाइपर सेक्रेशन ऑफ पीटीएच होता है तो हमारे बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? पोर्स। और उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस। बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और जब ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बोन का होता है तो बोन हमारी कमजोर हो जाती है और थोड़ा सा भी झटका लगने पे या थोड़ा सा भी अगर कहीं पे इंजरी होती है तो बोन हमारे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, बोन से कैल्शियम निकल रहा है, ये प्रोसेस है डीमिनरलाइजेशन का। इसका प्रोसेस है डीमिनरलाइजेशन है। क्यों भाई डीमिनरलाइजेशन कह रहे हैं? एक तो मिनरल निकल रहा है और अगर कहीं से निकलने का सेंस होता है तो उसके सामने क्या करते हैं? हम डी वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स किसकी वजह से होता है? पीटीएच की वजह से। ये क्वेश्चन एक बार तुम्हारे नीट के एग्जाम में आया हुआ था, मतलब हायर क्लासेस में भी वहाँ तुमको पढ़ाया जाएगा, तो नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स किसकी वजह से, कौन से हार्मोन की वजह से होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी नेक्स्ट सुन, अगर हाइपोसेक्रेशन हो, क्या हो बेटा? हाइपोसेक्रेशन, कम सेक्रेट हुआ तो कैल्शियम लेवल कहाँ पे कम होगा? ब्लड के अंदर। बोलो, नॉर्मल सीक्रेट हुआ तो कैल्शियम लेवल जितना चाहिए था उतना था, हाइपर सीक्रेशन हुआ तो कैल्शियम लेवल बढ़ गया, अभी कम सीक्रेट हुआ तो कैल्शियम लेवल कम ही तो होगा। अब जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो उस कैल्शियम को डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे? उसके लिए सिर्फ बोन्स है, क्योंकि हम दोबारा किडनी के अंदर कैल्शियम नहीं भेज सकते, हम दोबारा इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम नहीं भेज सकते। डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम कहाँ पे होगा? बोन्स के अंदर। तो जब कभी हाइपोसेक्रेशन होता है तो हमारे बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से हमारे बोन का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, ठीक है ना। तो डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोन होता है अगर हाइपोसेक्रेशन ऑफ क्या हुआ? पीटीएच हुआ। क्लियर पूरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी तरह का? तो उसमें जो तुम्हें लिखना है लिखो, फिर हम लोग अगले क्लाइंट की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है पैराथायरॉइड के बाद वो है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड था? थाइमस। चलो नेक्स्ट ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा? थाइमस ग्लैंड। चलो देखो थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट का जो अवर्टा होता है, कौन क्या होता है बेटा? हार्ट का अवर्टा। अवर्टा क्या होता है पता है किसी को? बड़ी अवर्टा पढ़ा है ना? हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है? झूठ मत बोलो, है ना। चलो हार्ट कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? हार्ट कहाँ पे होता है बॉडी में? लेफ्ट साइड। हार्ट जो होता है हमारी बॉडी के सेंटर में, जो थोरेसिस रीजन है वहां पे सेंटर। ये हमारा लेफ्ट लंग, ये हमारा राइट लंग,
और इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस खाली होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, हार्ट। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होता है। हाँ, उसका मेजर पोर्शन इस सेंटर में लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो हिंदी और अंग्रेजी वाले यूज करेंगे तो चलेगा, साइंस वाले उसको यूज ना है, ठीक है। तो जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, लोअर पोर्शन पे। उस लंग्स के बीच में लोअर पोर्शन पे जो हार्ट है, उस हार्ट में एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं एवर्टा। क्या कहते हैं बेटा, एवर्टा। वो एवर्टा क्या करती है, उस हार्ट से पूरा का पूरा ब्लड लेके हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर। उसी एवर्टा के ऊपर वाले सरफेस, वेंट्रल सरफेस, कौन सा सरफेस बेटा, वेंट्रल। ये हमारा वेंट्रल बॉडी है, तो यहाँ अगर एवर्टा है तो एवर्टा के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड, जिस ग्लैंड को क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से समझना लोकेशन बॉडी के अंदर। देखो बिलो स्टर्नम, बिलो स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है बेटा, चेस्ट के अंदर ये जो एक ऐसा वर्टिकल जो बोन है जिसमें रिब्स हमारी जुड़ी हुई होती है फ्रंट पे आके, उस बोन को क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम के नीचे वेंट्रल साइड ऑफ एवर्टा बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में एवर्टा के वेंट्रल साइड पे स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है क्या, थाइमस। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हार्मोन, कौन सा हार्मोन, हार्मोन ये जो सीक्रेट करता है उस हार्मोन को कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहते हैं बेटा, थाइमोसिन। थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इसके फंक्शन के बारे में, क्या इसका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। देखो बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फोसाइट बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। क्या होता है पता है, व्हाट इज इम्यूनिटी, यस, इनबिल्ट कैपेबिलिटी ऑफ डिजीज फाइटिंग विद डिजीज। जैसे हमारी बॉडी में यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस हैं जो हमारी बॉडी पे कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं। ठीक है, बॉडी पे कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं। जैसे बॉडी पे कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं तो डिजीज के चांसेस हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं। उन अटैक्स को प्रिवेंट करता है कौन, हमारी बॉडी के अंदर का इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझो, जब तक हम लाइव होते, जिंदा होते, तब तक हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर उनका कोई इफेक्ट शो नहीं होता। लेकिन जैसे ही बॉडी डेड होती है, ठीक है, फिर डेड बॉडी को जैसे ही रखोगे धीरे 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 वो उसका डीके होना स्टार्ट होता है। और डीके करता कौन है, माइक्रोब्स करता है। कौन करता है, माइक्रोब। तो जब बॉडी, जब ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसके अंदर की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर उस जो सराउंडिंग वायरस बैक्टीरिया जो अटैक कर रहे होते हैं वो अपना प्रभाव वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है, जिस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करती रहती है ताकि हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर सके। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है, तुरंत फीवर फील होता है, तुरंत जाते हो क्या खा लेते हो, मेडिसिन। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर यही कहेगा कि अगर तुम्हें हमारी बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम पे अगर रेज होता है तो एटलीस्ट उसको 8 to 9 आवर तक के लिए उसमें कोई मेडिसिन नहीं लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब कभी कभी क्या होता है कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उनको एक हार्श कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इम्यून सिस्टम क्या कर देती है, बढ़ा देती है कि ताकि बढ़े हुए टेम्परेचर के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करे वो वहाँ पे डिजीज कॉज ना कर सके। तो बॉडी ने बढ़ाया कि भाई डिजीज ना हो, तुमने मेडिसिन खा के क्या कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो चांसेस ऑफ डिजीज वहाँ पे बढ़ जाता है। सिंपल सा समझो कि जो थाइमोसिन हार्मोन है वो थाइमोसिन हार्मोन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। क्लियर? अब बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम आता कहाँ से,
एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट, एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट। मेनली यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट है ये बॉडी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये लिम्फोसाइट बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के पीछे किसका हाथ होता है? थाइमोसिन। जितना ज्यादा थाइमोसिन होता जाता है टी लिम्फोसाइट उतनी ज्यादा बॉडी को क्या प्रोटेक्शन। क्लियर? अब सुनना जानते हैं इस ग्लैंड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, नोट पॉइंट है। इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये बच्चा एज के साथ समझो जानते जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसका साइज क्या होगा? घटेगा और उसकी एक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। इसीलिए जो ओल्ड एज वाले हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उन सीनियर सिटीजन को डिजीज का खतरा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और जब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो डिजीज के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट इसको लिख फिर आगे लोग बात करें। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो ग्लैंड है कौन सा ग्लैंड? क्या पढ़ोगे? पैनक्रियाज या फिर एड्रिनल? पैनक्रियाज पढ़ना है। चलो, लगभग दोनों का लोकेशन सेम होता है। पैनक्रियाज और एड्रिनल का बॉडी में उनका लगभग पोजीशन जो है वो सेम होता है, बस डॉर्सल और वेंट्रल का फर्क होता है, एक डॉर्सल साइड में और एक वेंट्रल साइड में। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। क्या बेटा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में एक चीज कहा जाता है कि इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड। ये क्या बेटा? कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है? एक कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। अभी तक किसी को कंपोजिट नहीं कहा, इसको भी कंपोजिट कहते हैं। इसलिए कहते हैं कंपोजिट ग्लैंड क्योंकि पैनक्रियाज है तो एक ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड है, लेकिन पैनक्रियाज जो होता है वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो एक्सोक्राइन अगर होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंजाइम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। और एंडोक्राइन में क्या प्रोड्यूस करेगा? हार्मोन, जो कि अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, तो फंक्शन तुम्हें पता चलेगा। क्लियर? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंपोजिट क्यों कहते हैं? अगर कभी पूछा जाए तो बता लोगे। कंपोजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन में वो एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और चीजों का डाइजेशन करती है। ठीक है? न्यूट्रिशन तो पढ़ा है ना? बोलो, न्यूट्रिशन पढ़ा है तो कंपोजिट नहीं पता है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे घर पे जाके पता चलेगा। नेक्स्ट इसकी बात कीजिए, जो पैनक्रियाज होता है वो उसका पोजीशन समझो। पैनक्रियाज का पोजीशन या लोकेशन समझो बॉडी के अंदर, उसका लोकेशन या फिर पोजीशन ये बिलो स्टमक काम प्रेजेंट होता है ना, बिलो स्टमक। ठीक है, बिलो स्टमक और एबव इंटेस्टाइन, एबव स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम रीजन। क्या क्या बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम रीजन। डाइजेशन पढ़ा होगा तो ये पता होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये क्या था? स्टमक रीजन और ये उसका डिओडेनम रीजन। ठीक है,
और यहाँ पे प्रेजेंट होता था हमारा क्या क्या पैनक्रियाज, कुछ ऐसा लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम के दोनों लिम्ब के बीच में यानी ड्यूडेनम के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज के अंदर, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो, इसके स्ट्रक्चर पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पैनक्रियाज के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं सर? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक टर्म यूज किया गया। एक्चुअली जब तुम देखोगे पैनक्रियाज को, जब पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तो उसका एक्सोक्राइन वाला डक्ट हो गया, ठीक है। अब जब इसके स्ट्रक्चर को देखोगे उसमें देखोगे बहुत ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ सेल ऐसे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। बहुत ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ सेल ऐसे पैचेस के फॉर्म में तुमको वहां पे देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रुप्स ऑफ सेल जो पैचेस के फॉर्म में हैं, इन पैचेस के फॉर्म वाले ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें इसी का जो नेचर होता है वो क्या होता है? एंडोक्राइन नेचर। बात समझ में आई? मैंने कहा पैनक्रियाज जो होता है वो कंपोजिट ग्लैंड है, उसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर होते हैं। तो यानी कि एक्सोक्राइन वाले सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और एंडोक्राइन वाले सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो एक्सोक्राइन वाले जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि एक्सोक्राइन नेचर वाला क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम, और एंजाइम किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में, और डाइजेशन हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से ये पैचेस निकाल दें तो जितने भी सेल्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे सेल्स किस नेचर के हैं? एक्सोक्राइन। ये जो सेल्स पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्हीं पैचेस के फॉर्म वाले सेल्स जो हैं वो किस नेचर के हैं? एंडोक्राइन के। और उस एंडोक्राइन वाले, क्योंकि अब जैसे आइसोलेट्स क्या होता है, बोलो आइसोलेट क्या होता है? समुद्र में बर्फ का गोला देखा है? पानी के अंदर बड़ा बड़ा सा तैरता हुआ, है ना, उसी को आइसोलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, लेकिन इसको तो आइसबर्ग कहते हैं। आइसोलेट सुनो ध्यान से, आइसोलेट्स, आइसबर्ग, उसको टापू, ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं। एक ही स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा लेकिन उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। समझो क्या हमने क्या कहा? कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप, ठीक है। उसमें क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज आपस में उनकी जो लैंड से जो जुड़े हुए होते हैं, उन सारे कंट्रीज को मिलाकर क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। ऐसे एक टापू होता है। टापू क्या होता है? जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, ठीक है। फिर एक और वर्ड ज्योग्राफी वाले टीचर तुमको ज्यादा बेटर बताएंगे। एक और वर्ड होता है कि एक और ऐसा एरिया होता है जो तीन तरफ से घिरा, ठीक है। फिर एक और एरिया होता है जो दो तरफ से घिरा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, आइसोलेट्स, आइसबर्ग, ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज होंगे, क्लियर। तो जब तुम इसको इस तरह के क्वेश्चन जब तुमसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन में तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? क्या ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहाँ कहाँ है? ज्योग्राफी का टर्म, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे ये थोड़ा सा मैं इसमें ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभी ये कंफ्यूजियस हो जाता है, ठीक है ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या ये कहाँ हमारे बायोलॉजी में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये इन्हीं के अंदर एंडोक्राइन नेचर होता है, क्लियर। और ये जो एंडोक्राइन नेचर वाले सेल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ढेर सारे टाइप ऑफ सेल होते हैं, लेकिन मेनली हम दो टाइप ऑफ सेल्स की बात यहाँ पे करेंगे, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। जो अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा बेटा? एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं बेटा? इंसुलिन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनो ध्यान। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन समझो क्या क्या है। ये ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वहां पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया था इंसुलिन।
क्या आंसर किया था बेटा? इंसुलिन। इन एक्चुअल ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करने में ये दोनों ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, उस शुगर लेवल को क्या करना है? डाउन करना, तो उसका आंसर क्या होता? इंसुलिन। अगर ब्लड में शुगर लेवल घट गया है तो शुगर लेवल को उठाना है तो क्या ग्लूकागॉन। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो लेकिन अगर कभी मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि कौन मेंटेन करता है उसके लेवल को, तो ये दोनों मिलकर करते हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन करने का तरीका समझो यहाँ पे। अभी देखो, पहले ग्लूकागॉन का फंक्शन समझो, फिर पढ़ेंगे इंसुलिन का फंक्शन। जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोजेनोलिसिस। और एक को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत टफ कुछ नहीं है, इस वर्ड से तुमको इसके काम समझ में आया। नाम है ग्लाइकोजेनोलिसिस। क्या नाम है बेटा? ग्लाइकोजेनोलिसिस। एक ग्लाइकोजन नाम का कंपाउंड होता है। एक ग्लाइकोजन एक क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज के एडिशन से बनता है। याद करो, छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि एनिमल अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। बोलो, पढ़ाया गया कि प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स के बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में जो है वो ग्लूकोज को मिलाने से बना, मतलब बहुत ढेर सारे ग्लूकोज को जोड़ के हमने क्या बना दिया? ग्लाइकोजन बना। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। अगर हमारे बॉडी में शुगर का मतलब क्या बेटा? शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज। शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज। इस रेफरेंस में शुगर का मतलब तुम क्या समझोगे? ग्लूकोज। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ाना है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना। ठीक है, शुगर का अमाउंट बढ़ना, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ना सेम। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, वो क्या बन जाएंगे? ग्लूकोज बन जाएंगे। और ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर, और वहां पे शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया तो बोलो एक बार और। आया समझ में? नहीं आया। देखो, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज को जोड़ने से, ग्लूकोज को पॉलीमराइज करने से बना हुआ एक कंपाउंड है। जैसे ये कमरा है, कमरा किससे बना है? ईंट को जोड़। अब इस कमरे से ईंट बनाना हो तो क्या करेंगे? कमरे को तोड़ देंगे। ऐसे ही ग्लाइकोजन कैसे बना था? ग्लूकोज के जोड़ने से। फिर से ग्लाइकोजन से हमको ग्लूकोज लेना था तो कैसे किया? ग्लाइकोजन को तोड़ दिया। तो जो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन है वो पहला स्टेप ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। क्लियर? वहां से ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? ब्लड के अंदर, वहां लेवल बढ़ जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और वो कहाँ से होता है? न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से होता है? न्यूट्रिएंट से। बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन आप ग्लूकोज करेंगे और एब्जॉर्ब करके, मतलब जैसे क्या होता है कि जब इसका लेवल बढ़ता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो वहाँ शुगर का अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा। क्लियर? तो ये दो प्रोसेस से क्या होता है? ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट जो हमारा ये शुगर का लेवल बढ़ गया, ग्लूकागॉन का कहानी समझ में आएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो क्या है? इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। इसका काम है, ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन के अंदर, सॉरी इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कह लो या फिर शुगर कह लो, इसका अमाउंट क्या करता है? घटाता है। जब इंक्रीज हो गया हो तो क्या करता है? घटाता है। तो सिंपली इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, आप सुनो ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन अगर ऐसा है कि
ग्लूकागॉन का अमाउंट बढ़ गया, ग्लूकागॉन का अमाउंट बढ़ गया, मतलब हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन हुआ। तो बीमारी का नाम डायबिटीज, बीमारी का नाम डायबिटीज। ग्लूकागॉन बढ़ा, ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ गया और उसी बीमारी को क्या कहते हैं? डायबिटीज। क्वेश्चन आया कि ब्लड के अंदर इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया, बीमारी का नाम डायबिटीज। इंसुलिन का अमाउंट कम हुआ तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल था वो फिर से क्या होगा? तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का दो तरीका, या तो इंसुलिन कम कर दो या फिर ग्लूकागॉन बढ़ा दो। ब्लड शुगर लेवल को कम करने का दो तरीका, या तो इंसुलिन बढ़ा दो या ग्लूकागॉन क्या कर दो? कम कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलो, उसके बाद फिर उसमें जो लिखना है लिखो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सर ज़्यादा अगर हम लोग शुगर खाएं तो क्या होगा? देखो बात ज़्यादा शुगर की नहीं होती, बात जो हमारे मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म की होती है। तो ज़्यादा शुगर, अगर मानो तुम ज़्यादा शुगर खाते हो तो ज़्यादा शुगर का मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज, और ज़्यादा ग्लूकोज को अगर तुम रेस्पायर करके, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तुम्हें तो ज़्यादा ग्लूकोज लो, ज़्यादा तुम वहाँ से एनर्जी क्या करोगे? रिलीज करोगे, ज़्यादा वर्क करोगे। अब तुम काम कर ही नहीं रहे हो, घर पे बैठ के रसगुल्ला खाए जा रहे हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी ना, डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे, और अगर डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है तो वहाँ तुम्हारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का सेक्रेशन होना चाहिए जो कि तुम्हारे लेवल को मेंटेन रखे, ठीक है। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों को। अब जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म किसने कंट्रोल किया था? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन कैसे वर्क करता है और ये कैसे वर्क करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये सारे के सारे हार्मोन एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, क्लियर ना? चलो मिटा दे इसको। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड जो होता है तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ फ्लाइट कहते हैं, हार्मोन ऑफ फाइट कहते हैं, ठीक है, हार्मोन ऑफ शॉक कहते हैं। तो ये सारे नाम से हो जानोगे, लेकिन एक कॉमन फंक्शन से ये सारी चीजें वहाँ पे डिराइव हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड नाम से पता है, देखो रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। गैस्ट्रिक का मतलब, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टमक। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक। देखो जब भी उस टर्म सीख लो, जैसे हेपेटिक वर्ड आता है तो समझ लेना कि बात हम किसके लिए किसी कर रहे हैं? लीवर की। गैस्ट्रो वर्ड आता है तो बात किसकी कर रहे हैं? स्टमक की। और अगर रिनल वर्ड आता है तो बात किसकी कर रहे हैं? किडनी। तो नाम है एड्रिनल, यानी कि रिनल यानी कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल। ये रहा कुछ किडनी का शेप तुम्हारा, ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। किडनी के स्ट्रक्चर हो गया और किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे कैप के, इसी कैप वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? जब एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ से इस कैप को उठा के देखोगे तो कैप को जब उठाओगे तो इसके सरफेस जो कैप है, इस कैप यानी एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में बांटोगे। एक जो सेल्स उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, अगर ऐसे है तो इसके सरफेस पे जो सेल्स प्रेजेंट है, जो लेयर है वो, और दूसरा इसके अंदर है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझो यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बात करने जाएंगे तो ये सबसे वास्ट जो हमारा टॉपिक होता है जब हम हार्मोन या ग्लैंड पढ़ते हैं, वहाँ पे सबसे 11th क्लास में जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतना हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, तो बात करना स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, लोकेशन की बात तुम्हें समझ में आ गई। हार्मोन सीक्रेट करता है दो, एड्रेनालिन, कौन सा हार्मोन बेटा? एड्रेनालिन, एंड दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन। क्या होता है बेटा? नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का ही नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है बेटा? एपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रेनालिन का ही नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बेटा?
नॉरएपिनेफ्रिन। देखो इसमें भी चीजें समझो। एपिनेफ्रिन, नेफ्रॉन क्या होता है आपका? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। पूरी किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से। एपिनेफ्रिन, एपी वर्ड का मतलब ऊपर, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो जो नेफ्रॉन से बना हुआ क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर कौन सा प्लेट है? एड्रेनलिन। तो कुछ नाम से बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है। तो हार्मोन दो सेक्रेट करता है, एक एड्रेनालिन और एक नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन को ही नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन को मिला के हम कहते हैं केटाकोलामाइन। क्या कहते हैं बेटा? केटाकोलामाइन। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए दो हार्मोन बस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? कुछ नाम बता रहा हूं, उस नाम से तुम्हें फंक्शन समझ में आएगा। इस ये जो हार्मोन तुम्हारे सामने एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन दिख रहे हैं, इन हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? इमरजेंसी हार्मोन। इनको हार्मोन ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन ऑफ फ्लाइट। इनको हार्मोन ऑफ फाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो ध्यान, तीन नाम मैंने बताया, एक फ्लाइट, एक फाइट और एक इमरजेंसी। फाइट के केस में जब किसी से तुम्हारा झगड़ा होता है, उस केस में तुम्हारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेज आते हैं, जब किसी के ऊपर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम झगड़ा करने जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंस्टेंट जो चेंजेज आते हैं, जो कि तुम्हारा झगड़ा करने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, वो सारे चेंजेस लाने के पीछे यही दोनों हार्मोन का काम। समझ में आ गई? जब गुस्सा आता है तो सांस एकदम बहुत तेजी से चलने लगता है, ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है, उसमें क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तुम्हारे बॉडी का जो हेयर है वो क्या हो जाता है? वहाँ पे स्ट्रेट हो जाता है। बात समझ में आ गई? और हार्ट बीट बड़ा, पंपिंग जो हार्ट का पंपिंग रेट है बढ़ जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुल जाती है। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस तुम्हारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं फाइट के टाइम पे, या फिर कहीं फ्लाइट पे बैठे हो या झूले पे बैठे हो, ठीक है, तो झूला जब ऊपर से नीचे आता है ना, उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहा है, या झूला नीचे से जब ऊपर जाता है उस टाइम पे जो चेंजेस हो रहा है, तो फाइट के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे, ये देखो तुम्हें ऐसे ना लिख देना, एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, लिख देना कि जो फ्लाइट के टाइम पे चेंजेस आते हैं। वो नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सारे चेंजेस तुम्हें नहीं बता सकता। तुम जब एग्जाम में बैठना उस टाइम पे अगर क्वेश्चन आता है तो खुद से विजुअलाइज करके वो सारे जो चेंजेस तुम्हारे बॉडी के अंदर होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। इमरजेंसी का केस क्या है? इमरजेंसी का केस ये है कि मान लो तुम रात के अंधेरे में जा रहे हो, रास्ते में वो पेड़ आ गया जिसके बारे में गाँव वाले कहते हैं वहाँ पे भूत रहता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उस पेड़ से 10 मीटर पहले से लेके स्टार्ट करोगे दौड़ना और पेड़ के 50 मीटर आगे तक दौड़ोगे, है ना। तो उस टाइम पे जो तुम्हारे बॉडी के अंदर चेंजेस हैं वो चेंजेस भी कौन लेके आता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे के सारे चेंजेस इन सारे कंडीशंस में जो आते हैं, उन कंडीशंस के पीछे नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन का रोल होता है। सुनो ध्यान से, ये चेंजेस होते क्यों? इसके पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ, चेंजेस क्यों होते हैं। जैसे मान लो बॉडी के अंदर जब इमरजेंसी कंडीशंस आता है तो शॉक का केस होता है। बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो न्यूरॉन हमें पढ़ाता है उसमें वो बहुत तेजी से इम्पल्स उसका कंडक्शन होने लगता है, बॉडी के अंदर शॉक का केस आ जाता है, शॉक जैसी स्थिति आती है। और उस इम्प्रॉपर कंडीशन को टैकल करने के लिए, बात समझ में आ रही है, उस इम्प्रॉपर कंडीशन को टैकल करने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ढेर सारे एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कराने के लिए ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे हार्ट बीट बढ़ा तो हार्ट बीट से बढ़ने से क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर बहुत जल्दी ब्लड सप्लाई हो रहा है। ब्रीदिंग रेट बढ़ा यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा जाने लगा और ब्लड ने उसको बहुत तेजी से बॉडी के अंदर सप्लाई किया। बॉडी के अंदर तुम्हारे ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट था, तो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया और एनर्जी एटीपी वहाँ से प्रोड्यूस किया और वो एटीपी बॉडी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प कर। क्लियर? तो दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसमें से जो लिखना है वो लिख लो, बाकी अगले क्लास में।
कोई दिक्कत है? अभी 4 ग्लैंड हमने पढ़ा यहाँ पे, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड एंड थाइमस। चार ग्लैंड कल पढ़ा था, 4 आज पढ़ा, 2 ग्लैंड और बच गया, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज जो ग्लैंड है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम पे, तो फुली प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? तो दिक्कत तो नहीं, दोनों देखो, दोनों ओवरीज एंड टेस्टिस खत्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ओवरीज एंड टेस्टिस को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है इसके बाद वाले चैप्टर। ठीक है, पूरा एक चैप्टर रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो उसी पे डिपेंडेंट है, और हो सकता है इस चैप्टर के बाद पहले वही पढ़ाऊँ, लास्ट में पढ़ाऊंगा क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो वो इस पे बेस्ड ही चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारे ओवरीज एंड टेस्टिस पे बहुत सारी बातें करनी है हमको, तो बहुत शॉर्ट में उसको कल फिनिश करूँगा, और उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमको करनी है। तुम्हें यहाँ एक सीट मिलेगा, सीट में कुछ क्वेश्चन तुम्हें कुछ टाइम पहले दूंगा ताकि खुद से सॉल्व करो, फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, खुद से चेक करना कितना सही किया था कितना गलत। ठीक है, चलो, तो इसमें जो नोट करना है नोट कर लो, बाकी अगले क्लास में।